स्वागत है आपका स्कूल राज स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 6 में भूगोल का छठा अध्याय पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इससे पहले हमने 5 अध्याय देख लिए हैं, तो इस आप नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। हमेशा की तरह हम पहले अध्याय को पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान का भूगोल का छठा अध्याय। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो कि 6.1 चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं। स्थल रूप क्या होते हैं? पृथ्वी पर मौजूद सभी रूप, जैसे कि पर्वत, पठार, पर्वत श्रृंखला, घाटी, पहाड़ी, झील, नदी, द्वीप, स्थल द्वीप, वितरिका, तट, प्रायद्वीप। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं होती है। कहीं पहाड़ होते हैं, कहीं गड्ढे होते हैं और कहीं एक मैदान होता है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप 2 प्रकार के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं ढक जाती है। क्या होता है? एक ये क्या है, जो अंदर पृथ्वी के अंदर एक सतह है या फिर एक पठार है, ये दूसरा पठार है। ये पठार आपस में गति करते हैं और ये टकराते हैं, तो एक पठार दूसरे पठार के ऊपर चला जाता है तो वहाँ की ज़मीन ऊपर हो जाती है, दूसरी ज़मीन नीचे हो जाती है, तो वहाँ गड्ढा हो जाता है और वहाँ एक पहाड़ बन जाता है। क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। पर्वत किसे कहते हैं? 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली खड़ी ढाल को पर्वत कहते हैं। बाकी जो छोटी होती हैं 600 मीटर से, उन्हें पहाड़ी कहते हैं। 800 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। हमें ये नेट से देख के बताने हैं कि 800 मीटर से ऊंचे, 8000 मीटर से ऊंचे कौन कौन से पर्वत हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी या भार्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। यह 2 प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वत, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें हमने क्या देखा? दूसरी और भार्य प्रक्रिया, जो कि स्थल के भार जो हम देख रहे हैं वो तो आंतरिक प्रक्रिया थी, पहले हमने देखी, हमें दिख नहीं रही है। और भार्य प्रक्रिया क्या है? जो हम देख सकते हैं, जैसे कि किसी सतह का टूटकर घिस जाना, जिसे अपर्दन कहते हैं। और निक्षेपण क्या होता है? दोबारा उसका निर्माण होना। और ये कैसे होती हैं? जल, वायु, बर्फ के द्वारा। जैसे जल, किसी पहाड़ी पर बरसात आई, वहाँ पे जल बहने लगा तो उससे क्या हुआ? अपर्दन हुआ। मतलब कि वहाँ के जो पत्थर थे वे छोटे पत्थरों में वर्गीकृत हो गए, मतलब टूट गए, और छोटे पत्थर और छोटे होते गए, जिससे कि मैदान में मिट्टी पहुंची। तो ये किसके कारण हुआ? जल के कारण। इसी प्रकार वायु से तेज वायु टकराती है, उससे टुकड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार बर्फ गिरती है, ठंडा हो जाता है, फिर पिघलती है, फिर उसके साथ में बर्फ भी टूट जाती है, उसके साथ में पत्थर टूट जाते हैं। देखते हैं पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती है। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, इन्हें हम हिमानी कहते हैं। ऊपर के पैराग्राफ देखते हैं। पर्वत क्या होता है?
पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। मतलब कि प्राकृतिक ऊंचाई कौन सी होती है, पर्वत कहलाते हैं। पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं चित्र में। शिखर कैसा है, छोटा, और आधार कैसा है, चौड़ा है। आसपास के क्षेत्र बहुत ऊंचा होता है और कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं क्या होती है, जलवायु ठंडी होती है, हमें ठंड लगती है जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं। और कई नदियाँ होती हैं जो बर्फ़ के समान जमी रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। कैसी कठोर जलवायु, मतलब कि रहने योग्य नहीं होती है जलवायु, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। धरातल कैसा होता है, खड़ी ढाल वाला। और कृषि योग्य भूमि कम होती है, क्योंकि पठार भाग है तो कृषि कम होती है, मिट्टी कम होती है, वहाँ पे पत्थर ज़्यादा होते हैं। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम श्रृंखला कहते हैं। मतलब कि एक पर्वत है, फिर दूसरा पर्वत, तीसरा पर्वत, चौथा पर्वत, तो क्या बन गई, एक श्रृंखला बन गई। चित्र 6.2 वलित पर्वत दिखाई दे रहा है हमें, हिमालय जिसको कहते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रेणियों या श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर फैले होते हैं, जैसे कि हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज, जो कि कहाँ पे है, हिमालय एशिया में है, आल्प्स यूरोप में है, दक्षिणी अमेरिका में कौन सा है, एंडीज। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार भी भिन्न होते हैं। क्या आप जानते हैं प्रशांत सागर में स्थित माणिक पर्वत हवाई द्वीप पर जो है सागर की सतह से नीचे स्थित है, उसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, एवरेज शिखर से भी अधिक। मतलब कि लेकिन ये क्या है, हमें दिखाई नहीं देता, ये नीचे है, समुद्र के भीतर है, इसलिए हमें ये दिखाई नहीं देता है। 3 प्रकार के हो सकते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। हिमालय कैसा है, हिमालय तथा आल्प्स कैसे हैं, वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ है और शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत की अरावली श्रृंखला जो कि गुजरात से स्टार्ट होती है, राजस्थान में होते हुए, हरियाणा में होते हुए दिल्ली में जाती है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है, क्योंकि पुरानी है तो अपर्दन होता गया, वायु अपर्दन या फिर जल से या फिर हिम से, तो वह घिस गई है, छोटी हो गई है। उत्तरी अमेरिका के एल्पिसियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई भी कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। वलित जितने पुराने पर्वत होंगे उतने घिसे हुए दिखाई देंगे। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर द्वारा या फिर उस रूप से विस्थापित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, भ्रंशोत्थ पर्वतों की निर्माण होता है। भ्रंशोत्थ पर्वत कैसे बनते हैं, या किसी पहाड़ में से बहुत बड़ा भाग टूट जाएगा तो उससे क्या निर्माण होगा, भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होगा। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हाश कहते हैं। जैसे ऊपर उठा हुआ है ये ऊपर जो उठा हुआ है ये क्या कहते हैं, इसे उत्खंड भ्रंश हाश कहते हैं। और नीचे जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्रोणिका भ्रंश, कार्बेन। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसेसिस पर्वत इसी तरह के पर्वत तंत्र का उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए। इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण को पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इसी तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों के स्थित हिमानियों से होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पन बिजली के उत्पादन में किया जाता है। पन बिजली मतलब पानी से बिजली बनाने का उत्पादन। नदी, घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु पाए जाते हैं।
वनों में हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वह पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग पर्वतों में प्रचलित खेल हैं। इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा, ज्वालामुखी पर्वत कैसे होते हैं, जो ज्वालामुखी से बनते हैं, जैसे कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा। पर्वत कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं। किसके लिए, पर्वत जल संग्राहक खुद भी होते हैं। बहुत सी नदियाँ इनमें से निकलती है। वह नदियाँ मैदानों पर आती है और सिंचाई योग्य होती है और पीने योग्य होती है, और उससे बिजली भी उत्पन्न होती है। बहुत प्रकार की वनस्पति मिलती है और जीव जंतु मिलते हैं। और जो पर्वत होते हैं उनकी यात्रा प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए सैलानियाँ करते हैं। और वहाँ पे कौन कौन से खेल होते हैं, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग पर्वतों पर प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में कुछ ऐसे स्थानों का नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेले जाते हों, जैसे कि कुल्लू मनाली है, वहाँ पे होता है। इसी प्रकार और भी बहुत सारी जगह हैं, ऋषिकेश है। ये ज्वालामुखी पर्वत है। कैसे होता है ये, अत्यधिक दाब से मैग्ना का निर्माण होता है अंदर, और उसमें दाब के कारण वह निकल जाता है। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में ढक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा उठा हुआ पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला, मैग्नीज के लिए बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। ऊपर पठार में हमने क्या देखा, पठार क्या होती है, उठी हुई सपाट भूमि होती है जिसमें आसपास का क्षेत्र कैसा होता है, उठा हुआ होता है। इसकी एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिन्हें हम ढाल कहते हैं। पठारों की ऊंचाई कितनी होती है, कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है, जिसकी ऊंचाई 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। ये उपयोगी होते हैं, इनमें बहुत से खनन या खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि भारत में छोटा नागपुर जिसमें लोहा, कोयला और मैग्नीज मिलते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात होते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है खेती के लिए। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब देखते हैं मैदान क्या होता है, जिसमें हम रहते हैं, समतल क्षेत्र। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित हो सकते हैं, मतलब कि नीचे ऊपर हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। नदियाँ पर्वतों पर ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं और उन्हें अपर्दित करती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाते हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे कि पत्थर, बालू, स्लीट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देते हैं, मतलब कि जहाँ जमा कर देते हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के संसाधनों
का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों द्वारा बनाए गए कुछ मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है एवं चीन में यांगित्से नदी से बना मैदान है। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है। यहाँ जनसंख्या अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनने और खेती के लिए समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। मैदान आप समझ गए होंगे किसके द्वारा बनता है, नदियों से बनता है। नदियाँ क्या होती हैं, पहाड़ों से नीचे आती है और उसके साथ में पत्थर बालू और सिल्ट लेके आती है और मैदान में जमा कर देती है, जिससे कि मैदानों का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं रहती है क्योंकि यहाँ पर उपयुक्त सारी व्यवस्थाएं की जा सकती है। आगे देखते हैं स्थल रूप और लोक एवं लोक। स्थल रूपों की भिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों का नाम बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ कुछ विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम किन तरीकों से जल और स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना। इसी प्रकार से लोग कूड़ा किसी मैदानी या भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग करना चाहिए। हमें उसका इस प्रकार उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि गंदा हो जाए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। हमारा कर्तव्य यह है कि आने वाली पीढ़ियां भी इस पृथ्वी को सुरक्षित रखें। चित्र 6.7 में रस्सी से बना एक पुल है जो कि दिखाई दे रहा है अरुणाचल प्रदेश में। और चित्र 6.8 में एक प्रदूषित नदी है जहाँ पे बहुत सारा कचरा फेंक दिया गया है। ये विभिन्न प्रकार के आपको स्थल रूप दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पहला है जिसमें रेगिस्तान है, दूसरे में तटीय भाग है, तीसरे में क्या हो रहा है, नौकायान हो रहा है, चौथे में पहाड़ों के बीच में घर बनाए दिख रहे हैं या फिर झोंपड़ियाँ बनी हैं, छाते लगे हुए हैं। ये पांचवें में पर्वतीय क्षेत्र में घर बने हुए हैं पहाड़ों पर। छठे में चाय का उत्पादन दिख रहे हैं। सातवें में बाग बने हुए हैं। आठवें में रिवर राफ्टिंग की मजा ले रहे हैं। 90 में हमें भेड़ बकरियां दिख रही हैं। और 10वें में क्या दिख रहा है, बर्फबारी दिख रही है। अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से होते हैं? पर्वत, पठार और मैदान। प्रश्न दूसरा है, पठार एवं पर्वत में क्या अंतर होता है? पर्वत, पठार। पहले पर्वत के देखते हैं। यह पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई पे होती है और यह आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा उठा होता है। पठार क्या होता है? ये एक उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उभारप्रत होता है। पर्वत देखते हैं दोबारा। यहाँ की जलवायु कठोर होती है और पर्वत का सिर छोटा और आधार बड़ा होता है। खड़ी ढलानें पाई जाती हैं। पठार में यहाँ की जलवायु पर्वत की जलवायु की अपेक्षा अधिक अनुकूल होती है। इसका ऊपरी भाग सपाट होने के समान होता है और एक से ज़्यादा किनारे हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? पर्वतों के 3 प्रकार होते हैं, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और भ्रंशार्थ पर्वत। प्रश्न 4 है, मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? मनुष्य के लिए पर्वत अत्यंत उपयोगी है, जैसे कि पर्वतों में स्थित हिमनय
जो हिमानियाँ होती हैं, हिमानियाँ नदियों का स्रोत होता है, वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। पर्वत द्वारा बादलों को रोका जाता है जिससे वर्षा होती है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई और बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसकी घाटियाँ वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वत से मनुष्य अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, गोंद, ईंधन, रेजिन इत्यादि प्राप्त करता है। मनुष्य यहाँ बहुत सारे खेल, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्काइंग खेलते हैं। प्रश्न 5 है, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? जब नदियाँ पर्वत के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं तो ढाल पर पदार्थों का अपरदित कर देती है। फिर वे अपरदित पदार्थों को बहाते हुए आगे ले जाती है। जब नदियाँ समतल भाग में पहुँचती हैं तो उनका बहाव कम हो जाता है और साथ में लाए गए अपरदित पत्थर, बालू और सिल्ट निक्षेपित कर देती हैं, मतलब वहीं छोड़ देती हैं। इन्हीं से क्या होता है? मैदानों का निर्माण होता है। प्रश्न 6 है, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? नदियों द्वारा निर्मित मैदानों में मनुष्यों के रहने के लिए अधिक उपयोगी क्षेत्र होते हैं, क्योंकि मकान बनाना, खेती के लिए उपजाऊ भूमि, पानी की प्रचुरता और ज़मीन के नीचे जो पानी है वह पीने योग्य होता है। अतः नदियों द्वारा निर्मित मैदान है वे सघन जनसंख्या वाले होते हैं। प्रश्न 7 है, पर्वतों की जनसंख्या कम क्यों होती है? पर्वतों पर जलवायु कठोर होती है, यातायात बहुत दुर्गम होते हैं जो कि मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या कम होती है। प्रश्न 2 है, सही चिन्ह लगाइए। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। उत्तर होगा इसका ऊंचाई। हिमानी कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर होगा पर्वतों में। ढक्कन पठार कहाँ स्थित है? भारत। उत्तर होगा ग, भारत। यांगत्से नदी कहाँ पर है? उत्तर होगा चीन। यूरोप की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर होगा आल्प्स। खाली स्थान भरें। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। पहले में आएगा मैदान। हिमालय एवं आल्प्स युवा वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। दूसरे में आएगा युवा वलित। तीसरा, पठार क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है। तीसरे में आएगा पठार। चौथा है, श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है। पर्वतों का क्रम क्या कहलाता है? श्रृंखला कहलाता है। चौथे में आएगा श्रृंखला। पांचवा है, मैदानी क्षेत्रों में कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। तो तीसरे के पांचवें में क्या आएगा? मैदानी क्षेत्र। आशा करता हूँ आप इस चैप्टर को आसानी के साथ समझ पाए होंगे। इसी प्रकार आगे पढ़ने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।